एवरीवन, डेल्टा मैथ्स यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत करता हूं फिर से। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का बीएससी 5th सेमेस्टर का। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो देखने के लिए कोई दिक्कत पैदा ना हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था? पहले वीडियो में हम लोग पढ़ा था व्हाट इज़ नॉर्म ऑफ वेक्टर्स और क्या क्या पढ़ा था, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, वो सब चीज़ हम लोग का बारीकी से देख चुके हैं, वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में हम ऑर्थोगोनल रिलेशनशिप कैसा होता है, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर के बीच में वो जो रिलेशनशिप था ऑर्थोगोनल का वो क्या होता है। ठीक है, पहले वीडियो में हमें मालूम पड़ा था क्या ये दो वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होता है। दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होता है कब? जब उसका इनर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज एक एग्जाम्पल देंगे। वो एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। एग्जाम्पल, सपोज वी कंसीडर टू ट्रीटेबल वेक्टर से u equal to 1 0 1 and v equal to say what -1 0 and 1, right? These two vectors belongs to, you can clearly see, R3. These two vectors belongs to the vector space R3, right? अगर हम लोग अभी क्या करेंगे, इस दो वेक्टर के बीच में इनर प्रोडक्ट निकालेंगे और उन दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट अगर बाई चांस 0 हो जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो डाला था उस वीडियो में हम लोग बारीकी से अच्छी तरह से समझ चुके हैं जो दो वेक्टर के बीच में ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता था। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल के जरिए हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि दो वेक्टर के बीच में वो जो ऑर्थोगोनल कंडीशन होता है, दैट मीन्स u डॉट v इक्वल टू 0 कैसे होता है वो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यू कंसिडर कर लिया एक वेक्टर, ट्रीटेबल वेक्टर 1 0 1 एंड v is again another treatable vector -1 0 1 belongs to the vector space R3. Now we are going to calculate u dot v, that means we are going to calculate inner product in between u and v. Inner product निकालने से क्या मिलेगा हमको, u ट्रांसपोज v मिलेगा। ठीक है, हम इनर प्रोडक्ट ऐसे करके निकालते हैं, u डॉट v कैसे निकालते हैं, u ट्रांसपोज डॉट v, ये दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। ठीक है, यू ट्रांसपोज लेने से क्या हो जाएगा, ये कॉलम वेक्टर रो वेक्टर में बदल जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा और ये डॉट v2 कॉलम में ही है, कॉलम में ही रहेगा, कॉलम वेक्टर कॉलम में ही रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, -1 0 1, क्योंकि हम लोगों ने u का खाली ट्रांसपोज लिया है, v का ट्रांसपोज नहीं लिया, इसलिए v सेम ही रहेगा, -1 0 1 करके रहेगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कंपोनेंट वाइज करेंगे। ये भी हम लोगों ने सीखा था पहले प्रीवियस वीडियो में। क्या सीखा था कि दो वेक्टर के बीच में अगर इनर प्रोडक्ट निकालना है तो हमें कैसे निकालना है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, कंपोनेंट वाइज होता है। कंपोनेंट वाइज कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 करके हम लोग निकाले थे पहले ही, सीखा था कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा, -1 प्लस 0 प्लस 1 मिल जाएगा और अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। हम लोगों ने क्या एस्टैब्लिश किया, हम लोगों ने इनर प्रोडक्ट करके क्या निकाला, इनर प्रोडक्ट करके हमें निकाला u डॉट v इक्वल टू 0। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट, इस दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिला, 0 मिला। पहले ही इसका रिजल्ट देख चुके हैं कि दो वेक्टर का ऑर्थोगोनल होने का जो कंडीशन, जो रिजल्ट है वो हम लोग देख चुके हैं। उस रिजल्ट के अनुसार क्या होगा, u डॉट v अगर 0 होता है तो u इज परपेंडिकुलर टू v होता है, दैट मीन्स u इज, हम लोग इसको क्या कहेंगे, u इज ऑर्थोगोनल तो क्या होगा, v होगा।
ठीक है। सो एक एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने सीखा कि दो वेक्टर का ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या होता है। ठीक है। सो ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या होता है, अगर इन दो वेक्टर के बीच में अगर हम लोग इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और हम लोगों को जीरो मिला भी। ठीक है। अगर हम लोगों ने ये किया तो दैट मीन्स उधर भी का इनर प्रोडक्ट लिया तो हम लोगों को क्या मिला, जीरो मिल गया। और इसमें से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दो वेक्टर u and v आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्थोगोनल relationship between two vectors. Okay, so now we are going to another important topic of this unit, that means unit 3 of your paper, linear algebra. So क्या टॉपिक है, वो टॉपिक है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। सो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। सो इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो हम लोग ट्राई करेंगे उसके बिहाइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो जानने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। जो अच्छी तरह से समझेंगे उस कंसेप्ट को, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट क्या होता है वो उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद एक दो प्रॉब्लम लेंगे और इस टॉपिक को और बारीकी से और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है। तो कंसीडर ए सबस्पेस, फॉर दैट कंसीडर डेफिनेशन, कंसीडर ए सबस्पेस W of Rn। तो Rn का एक हम लोग सबस्पेस लिया है, तो वो सबस्पेस क्या है, W है। ठीक है। If Z is perpendicular to W for all small w belongs to W, and consider the set of all vectors, consider the set of all vectors, consider set of all vectors that orthogonal to W, that orthogonal to small w, and that set will be, and that set will be called orthogonal complement of the subspace W। ठीक है। सो पहले ये डेफिनेशन अच्छी तरह से देख लो और इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। पहले देख लो फिर से। कंसीडर ए सबस्पेस W ऑफ Rn। हम लोगों ने क्या किया, एक सबस्पेस लिया, कहाँ से, Rn में से एक सबस्पेस लिया W करके, कैपिटल W। अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ Z इज परपेंडिकुलर टू W, अगर एक वेक्टर स्मॉल z क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस वेक्टर से, स्मॉल w वेक्टर से। वो कैसे होता है, फॉर ऑल w बिलोंग्स टू W। अगर हमने ऐसा वेक्टर लिया z जो प्रत्येक w वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, कहाँ में से, कैपिटल W में से। हम लोग अगर हर एक w स्मॉल w वेक्टर लेते हैं, उस w वेक्टर से अगर z वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये कंडीशन दिया हुआ है। एंड कंसीडर अ सेट ऑफ ऑल सच वेक्टर्स ऑर्थोगोनल टू W। अगर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एलिमेंट, ऐसा वेक्टर्स का कलेक्शन ले लेते हैं जो वेक्टर्स इस स्मॉल w, हर एक स्मॉल w से परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हम लोग उस सेट को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W कहेंगे। ठीक है।
सो ये इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम अभी देखेंगे, ठीक है। सो मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W पर्व, दैट मीन्स इस ऐसे लिखते हैं W पर्व करके, तो सिंबल का मतलब होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। सो W पर्व कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, W पर्व करके प्रोनाउंस किया जाता है, और उसको लिखते हैं कैसे, W टू दी पावर इट्स लुक लाइक T, ठीक है। तो W कॉम्प्लीमेंट तो कैसे लिखा जाता है, सो मैथमेटिकली हम लोग अब ऐसे कैसे लिखेंगे, सो डेफिनेशन के अनुसार ही लिखेंगे। डेफिनेशन के अनुसार क्या दिया हुआ है कि डेफिनेशन के अनुसार हमें दिया हुआ है W पार्ट ऐसा सेट होता है जिस सेट में हर सारा वेक्टर मौजूद होता है, वो सारा वेक्टर्स मौजूद होता है। W पार्ट ऐसा सेट है, फिर से गौर से इस चीज को समझने की कोशिश करो। W पार्ट में वो सारा वेक्टर्स मौजूद होता है जो वेक्टर्स हर W से परपेंडिकुलर होता है, और हर W कहाँ में से है, कैपिटल W में से है। अगर हर वो सारा वेक्टर्स जो W स्मॉल W फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W से परपेंडिकुलर होता है, तो उस सेट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसका तात्पर्य ये है W ट्रांसपोज इक्वल टू Z belongs to collection of all those vectors Z belongs to Rn such that W is perpendicular to W, small w, Z is perpendicular to small w for all W belongs to capital W, then this set is called the orthogonal complement of W। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो वेक्टर्स का कलेक्शन होता है जो वेक्टर W के कैपिटल W के हर वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। वही क्या होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट इज व्हाट, द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जो सेट में वो सारा वेक्टर्स Rn का मौजूद रहता है जो कैपिटल W का हर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो यही मतलब होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। ये डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का। सो ये हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है पढ़ चुके हैं। अभी एक दो एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेके कोशिश करेंगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को फिर से अच्छी तरह से समझने के लिए, ठीक है। और उससे पहले हम लोग और एक रिजल्ट को लिख लेते हैं रिलेटेड टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट विद अ वेरी इजी वे। सो एक अच्छा सा रिजल्ट है, सो ये रिजल्ट हम लोग सीख लेते हैं। सो ये रिजल्ट को सीख लेने से क्या होगा, वो प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से, वो प्रॉब्लम्स करने में हमें दिक्कत नहीं होगा। सो अच्छी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो रिजल्ट क्या है देख लीजिए। तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा सा एक रिजल्ट है रिलेटेड टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अगर W एक सबस्पेस हुआ Rn का, और ये सबस्पेस कैसा है, W इक्वल टू स्पान ऑफ सम वेक्टर्स लाइक ऐसे डिफाइन है, W इक्वल टू स्पान ऑफ V1 V2 डॉट Vn, ऐसे करके डिफाइन है। Let xi is perpendicular to bi, where I runs from what? Yeah, I runs from 1 to n. W कैसे डिफाइन है, सबस्पेस स्पान ऑफ V1 V1 V2 डॉट Vn करके डिफाइन है, और
हमें और एक चीज दिया हुआ है लेट करके एक्स आई परपेंडिकुलर टू वी आई, दैट मीन्स इच एक्स आई इज परपेंडिकुलर टू वी आई करके दिया हुआ है। अगेन W क्या दिया हुआ है, स्पान ऑफ V1 V2 डॉट 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 Vn करके दिया हुआ है। अगर इसका मतलब क्या हुआ, सिंस W इज स्पान ऑफ V1 V2 डॉट 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 Vn, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम एक वेक्टर W में से लेते हैं तो उसको हम लोग क्या दिखा सकते हैं, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स V1 V2 Vn। सो इसलिए हम लिख सकते हैं, लेट इफ वी एज्यूम W small w belongs to capital W, then small w can be written as what, C1 capital V1 C2 capital V2 plus dot 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 Cn capital Vn करके हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि W is span of V1 V2 Vn। ठीक है, सो ये चीज हम लोगों को मालूम है स्पान के बारे में। तो स्पान अगर W इक्वल टू स्पान ऑफ V1 V2 Vn दिया हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पान, if we take some vector W, small w belongs to capital W, so we can write this small w vector which we take from capital W। इस small w vector को हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कैपिटल W से लिया है, और स्पान के जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, W को, स्मॉल w को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, C1 V1 प्लस C2 V2 डॉट Cn Vn करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट x डॉट w, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे अभी, x और स्मॉल x एंड स्मॉल w के बीच में हम लोग इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। और हमें क्या दिया हुआ है, w इक्वल टू हमें क्या मिला था, कैपिटल W और स्मॉल w इक्वल हमें अभी भी मिला था C1 V1 C2 V2 प्लस डॉट डॉट Cn Vn करके, क्योंकि W कैपिटल W इज डिफाइंड इन दिस वे, डिफाइंड एज स्पैन ऑफ V1 V2 Vn तक था, स्पैन ऑफ दिस सेट था। इसलिए अगर हम लोग स्मॉल w करके एक एलिमेंट W कैपिटल W से लेते हैं तो उस स्मॉल w को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स V1 V2 डॉट 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 Vn करके हम लोग ले सकते हैं। तो ऐसे करने से हमें क्या मिलेगा, स्मॉल w इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस डॉट 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 Cn Vn मिल जाएगा। अभी हमें कंप्यूट क्या करना है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x डॉट w। सो x लिख लेते हैं और w क्या मिला था हमें, C1 V1 C2 V2 प्लस डॉट 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 Cn Vn हमें मिला था, राइट। अगर हम अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं x को इस सभी टर्म्स के साथ, हमें क्या मिलेगा, C1 x डॉट V1 C2 x डॉट V2 प्लस डॉट 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 क्या मिलेगा, Cn x डॉट Vn हमें मिल जाएगा। ठीक है, और हमें मालूम क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, xi is perpendicular to each vi, so since xi is perpendicular to each vi, तो हमें क्या मिलेगा, सो प्रत्येक xi vi के साथ परपेंडिकुलर है, उसका मतलब क्या होता है, x इंटू V1 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर कंडीशन, x इंटू V2 इक्वल टू 0 एंड सो वन करके क्या मिलेगा, x इंटू Vn इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सो यहाँ में क्या मिलेगा, x डॉट V1 में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, x डॉट V2 में भी हम 0 पुट कर सकते हैं, और x डॉट Vn में भी हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। सो C1 इंटू 0 प्लस C2 इंटू 0 प्लस डॉट 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 प्लस Cn इंटू 0 मिल जाएगा। सो यहाँ में से हम लोगों को एडिशन करने से हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली 0 मिल जाएगा। सो x डॉट W हमें क्या मिला, 0 मिल गया। ठीक है, तो x डॉट W 0 मिल गया, इसका मतलब क्या है, इनर प्रोडक्ट क्या मिला, इनर प्रोडक्ट हमें 0 मिल गया, x डॉट W का इनर प्रोडक्ट 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हो, इसका ये सभी डिस्कस करने का एक ही मतलब निकालता है, वो मतलब क्या है मैं अभी समझा देता हूँ। x डॉट W क्या मिला, 0 मिल गया, दैट मीन्स व्हाट, प्रत्येक x वेक्टर W के, कैपिटल W के हर वेक्टर के साथ अगर हम लोग इनर प्रोडक्ट प्रत्येक x का प्रत्येक स्मॉल w कैपिटल W का एलिमेंट से के साथ अगर हम लोग इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका इनर प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा पढ़ने का
इस रिजल्ट का एक्चुअल मतलब क्या हुआ हम लोग अभी देखेंगे। अगर x बिलोंग्स टू हमें W ट्रांसपोज दैट मीन्स W पार्ट से कैपिटल W पार्ट से लेना है, दैट मीन्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से लेने का मतलब क्या होता है, तो यही मालूम होता है कि हम लोग अगर क्या करेंगे, सो इफ वी नीड टू चेक, सो दैट मीन्स व्हाट, इफ वी नीड टू चेक whether a vector x belongs to W पर, that means अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं एक वेक्टर W पार्ट में से है कि नहीं, that means W कॉम्प्लीमेंट से एक वेक्टर बिलोंग करता है कि नहीं, वो अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, we only need to check we only need to check we only need to check x is perpendicular to each basis vector of W to see x belongs to W पर। That means इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोगों को देखना है एक वेक्टर x W पार में से है कि नहीं, अगर x वेक्टर W पार में बिलोंग करता है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें x वेक्टर को इस W सबस्पेस का एक बेसिस लेना पड़ेगा, और एक बेसिस लेके W का एक बेसिस लेके उस बेसिस में जो वेक्टर्स मिलेगा वो वेक्टर्स के साथ x डॉट वो वेक्टर्स करने से अगर हमें रिजल्ट 0 मिल गया तो हम लोग कह सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू W पार। तो इसका मतलब, इसका सारांश यही हुआ कि अगर हमें दिखाना है एक वेक्टर W पार में से है कि नहीं, W पार में बिलोंग करता है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें W का कैपिटल W का एक बेसिस लेना पड़ेगा, और बेसिस में जो वेक्टर्स कंटेन करता है, हम उस सभी वेक्टर के साथ x का हम लोग इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर इनर प्रोडक्ट 0 मिल गया तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू W पर। तो यही मीनिंग हुआ, दैट मीन्स यही मीनिंग हुआ एक वेक्टर x बिलोंग्स टू W पार होने का, ठीक है। सो यही मतलब निकालता है, वो रिजल्ट यही कहता है, ठीक है। सो मैं फिर से समझा देता हूँ कि इस रिजल्ट का जो कंक्लूजन है क्यों यहाँ तक जा पहुँचता है। सो ये चीज़ को हम लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इस रिजल्ट में क्या कहता है, अगर W हम एक सबस्पेस ले लेते हैं Rn में से, और वो W को ऐसे डिफाइन करते हैं, कैसे, स्पान ऑफ V1 V2 Vn करके डिफाइन करते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि प्रत्येक xi, ये जो स्पानिंग सेट है, स्पानिंग सेट में जो वेक्टर्स है V1 V2 करके अब तो Vn तक, वो सभी वेक्टर्स से परपेंडिकुलर होता है, इससे ऐसा मान लेते हैं। और हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं ऐसा स्मॉल w करके, ऐसा वेक्टर ले लेते हैं इस W कैपिटल W सेट में से, और ऐसा वेक्टर लेने से हमें क्या मिलता है, स्मॉल w इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डॉट Cn Vn मिलता है, क्योंकि हमें W का कैपिटल W का डेफिनेशन क्या देता है, क्या दे रखा है। सो कैपिटल W का डेफिनेशन दे रखा है क्या, स्पैन ऑफ V1 V2 Vn करके डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम एक आर्बिट्रेरी वेक्टर स्मॉल w कैपिटल W में से लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पैनिंग सेट व्हाट वी हैव, स्मॉल w we can express in terms of linear combination of these vectors V1 V2 up to Vn, ठीक है। और ये जो वेक्टर स्मॉल w हमने लिया है कैपिटल W में से, ये एक आर्बिट्रेरी वेक्टर होता है कैपिटल W का, और इसलिए क्योंकि ये एक आर्बिट्रेरी स्मॉल w एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है, W का कैपिटल W जो सेट है, जो सबस्पेस है, वो सबस्पेस का एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है। सो ये स्मॉल w क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल W का हर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। अगर ये हर एक वेक्टर कैपिटल W के वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अगर इसके बाद हम लोग कंप्यूट करते हैं x डॉट w, दैट मीन्स इफ वी फाइंड
द इनर प्रोडक्ट एक्स डॉट डब्ल्यू, और इसमें से हमें क्या मिलता है, एक्स डॉट, ये कैपिटल डब्ल्यू क्या दिया हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू क्या दिया हुआ है, C1 V1 C2 V2 डॉट 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 CN VN दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग जब अगर इनर प्रोडक्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलता है, C1 डॉट एक्स डॉट V1 प्लस C2 एक्स डॉट V2 प्लस डॉट 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 CN एक्स डॉट VN मिलता है। और हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, पहले हम लोगों ने एज्यूम किया था xi डॉट xi इज परपेंडिकुलर टू इच vi, दैट मीन्स ये एवरी xi जो है वो प्रत्येक स्पानिंग सेट का वेक्टर से परपेंडिकुलर है। सो इसका मतलब क्या है, x vi v1 equal to 0, x v2 equal to 0, x vn equal to 0. So now putting these values in this expression, so what we have, c dot 0 c2 dot 0 plus dot 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 cn dot 0 मिलता है। और इसमें से अब आफ्टर एडिशन व्हाट वी हैव x dot w इक्वल टू हमें 0 मिल जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रत्येक xi है कैपिटल W के हर एक वेक्टर से क्या है, परपेंडिकुलर है। सो ये x dot w 0 होने का मतलब है। दैट मीन्स सिंस x dot w इक्वल टू 0, सो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक xi कैपिटल W के हर एक वेक्टर से परपेंडिकुलर है। और वही तो डेफिनेशन होता है W कॉम्प्लीमेंट का। दैट मीन्स इसमें यहां से हम क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, x इज परपेंडिकुलर टू W परफ। दैट मीन्स x इज बिलोंग्स टू W परफ। दैट मीन्स x कहाँ में बिलोंग करता है, W कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। और इस रिजल्ट का कंक्लूजन यहां तक जा पहुंचता है क्योंकि देख लो और एक बार, x बिलोंग्स टू W पर। हाँ, अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं कि एक वेक्टर x W पर में से है कि नहीं, दैट मीन्स एक वेक्टर x बिलोंग्स टू W पर है कि नहीं, अगर हमें चेक करना है एक वेक्टर W पर में बिलोंग करता है कि नहीं, दैट मीन्स W कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है कि नहीं, वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें W का एक बेसिस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैपिटल W सबस्पेस का एक हमें बेसिस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद वो बेसिस में जो वेक्टर्स कंटेन करता है, से V1 V2 Vn करके ये वेक्टर्स कंटेन करता है। और हमें देखना क्या पड़ेगा, x अगर दिखाना हो W पार्ट में तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा क्या, x इंटू V1 इक्वल टू 0, x इंटू V2 इक्वल टू 0, डॉट 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 x इंटू Vn इक्वल टू 0। ये दिखा देने से हम लोग कह सकते हैं कि ये x जो वेक्टर है वो W कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। सो ये रिजल्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट, एंड थ्रू दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स नाउ रिलेटेड टू व्हाट, W कॉम्प्लीमेंट, orthogonal complement, right? So let's take a problem now. Example, find a basis for W complement. Find a basis for W complement. W पर ऐसे उल्टा T लिखना पड़ेगा। So find a basis for W पर। So मैं पहले ये W पावर T लिखा था, so उल्टा T लिखना पड़ेगा, ठीक है। So ये करेक्ट, इस करेक्ट कर लेना। So बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। So find a basis for W पर where W क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है स्पैन ऑफ टू वेक्टर्स दिया हुआ है। तो स्पैन ऑफ टू वेक्टर्स क्या दिया हुआ है, 1 - 5 2 3 करके एक वेक्टर दिया है, और दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें 2 1 1 1 दिया हुआ है, राइट।
सो हमें क्या करना है, हमें W कॉम्प्लीमेंट फाइंड ए बेसिस, हमें एक बेसिस फाइंड आउट करना है, किसके लिए, W कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें बेसिस फाइंड आउट करना है। और हमें W क्या दिया हुआ है, कैपिटल W, ये जो W है, जो हमें W, ये W के लिए W कॉम्प्लीमेंट बेसिस, इस W कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एक क्या फाइंड आउट करना है, बेसिस फाइंड आउट करना है। वो W क्या दिया हुआ है, स्पैन ऑफ दिस टू वेक्टर्स 1 - 5 2 3 एंड 2 1 1 1 दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें ये फाइंड आउट करना है। सो लुक एट द सॉल्यूशन। सो हमें मालूम है क्या, हम अभी पढ़ चुके हैं। सो W पर्व दैट मीन्स W कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का जो डेफिनेशन क्या है, सो जो डेफिनेशन है हम ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये W कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोग बेसिस निकालेंगे, ठीक है। इसमें वो सारा वेक्टर्स मौजूद रहता है x बार सच दैट जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है, कहाँ परपेंडिकुलर होता है, किस वेक्टर के साथ, ये जो W है वो W के हर एक वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, W पार्ट का मतलब क्या होता है, W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मालूम मतलब क्या होता है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक सेट होता है, उस सेट में वो सारा वेक्टर्स मौजूद रहता है, जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, W के बेसिस के वेक्टर के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे W क्या दिया हुआ है, स्पैन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस टू वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। सो ये जो वेक्टर्स है 1 - 5 2 3 2 1 1 1, ये टू वेक्टर्स बेसिस फॉर्म करेगा, किसके लिए, W के लिए एक बेसिस फॉर्म कर देगा। सो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वो रिजल्ट के जरिए हमें क्या मिलेगा, W पर में वो सारा वेक्टर्स मौजूद होगा जो वेक्टर्स इस W के बेसिस के वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, W पर इक्वल टू x bar such that x bar into 1 - 5 2 3 equal to 0. That means it implies what, orthogonality, ठीक है। So again x bar is equal to what, क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, n लिख लेते हैं, n x bar equal to 2 1 1 1 equal to 0 हो जाएगा। So this is the definition of W complement. So according to the result we have already discussed, ठीक है। So according to that result we have written the definition for W per, and हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी ये W complement के लिए हम लोग एक बेसिस निकालेंगे। So with the help of this definition of W per, so हमें W per में से क्या मिला, फिर से लिख लेते हैं इस रिजल्ट को, x bar such that हमें क्या मिला, x bar into 1 - 5 2 3 equal to 0 and x bar into 2 1 1 equal to 0. So x bar में क्या रहेगा, x bar में 4 कंपोनेंट ही रहेगा, तो x bar में हम लोग लिखते हैं वो कंपोनेंट क्या क्या होगा। सो क्या होगा, x y z एंड W, ठीक है। ये सर x1 x2 करके लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा, x1 x2 x3 एंड x4 हो जाएगा, ठीक है। तो x बार ये हो जाएगा, हम लिख लेते हैं x1 x2 x3 x4 एंड मल्टीप्लाई विथ व्हाट 1 - 5 2 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड क्या होगा, x1 x2 x3 x4 into क्या होगा 2 1 1 1 and this will be equal to 0. So since this vector x bar is perpendicular to its basis vector of W, ठीक है। So हमें W पर क्या मिल गया, collection of all those vectors of the type x bar such that this vectors is perpendicular to its basis vector of W. That means x1 x2 x3 x4 dot
1 minus 5 2 3 this vector equal to 0 and x1 x2 x3 x4 into 2 1 1 1 equal to 0. Now again if we little bit simplify, then what we have, w per equal to w per will be equal to what? From here we have x bar such that, in short form I am going to write s dot t such that अगर हम लोग ये दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, इनर प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा? x1 माइनस 5x2 प्लस 2x3 प्लस 3x4 इक्वल टू 0 मिल जाएगा. एंड क्या मिलेगा हमें? 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा. राइट. सो हमें ये मिल गया. W पर में क्या मिला? x बार इक्वल टू x बार सच दैट वो सारा वेक्टर्स का कलेक्शन x बार टाइप का सच दैट हमें क्या मिल गया? एक दो लीनियर इक्वेशन मिल गया, होमोजेनियस टाइप का लीनियर इक्वेशन मिल गया आफ्टर मल्टीप्लाइंग these two pairs of vectors. राइट. So x1 minus 5x2 plus 2x3 plus 3x4 equal to 0 मिल गया and 2x1 plus x2 plus x3 plus x4 equal to हमें 0 मिल गया. ये दो जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस टाइप, अगर हम लोग ये दो इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ में इसमें से क्या मिल जाएगा? इसमें से हमें ये क्या मिल जाएगा? नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगा. क्योंकि नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही. तो नल स्पेस ऑफ ए में क्या वेक्टर्स होता है? तो नल स्पेस ऑफ ए में वो सारा, नल स्पेस ऑफ ए इज सेट, उसमें वो सारा वेक्टर्स होता है. तो हमें क्या मिला था? वो सारा वेक्टर्स होता है जो x बार इक्वल टू 0 रिलेशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है. If you compare this definition and W per definition, that means if we compare this definition and this definition, these two are basically same. Okay, so these two are basically same. So actually if we are going to find, अगर हम लोग W per का बेसिस निकालने जाएंगे तो हम लोग नल स्पेस का बेसिस निकालने से हमारा काम खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो दिस टू डेफिनेशंस आर सेम. सो हम लोगों को मालूम है नल स्पेस का बेसिस कैसे निकालते हैं. सो वो चीज हमें मालूम है. सो अकॉर्डिंग द प्रोसीड्यूर टू फाइंडिंग नल स्पेस वी आर गोइंग टू फाइंड द बेसिस ऑफ W पर. ओके. सो वो सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करके नल स्पेस के लिए जो प्रोसीड्यूर फॉलो किया था बेसिस फाइंड आउट करने के लिए, वो सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करके हम लोग W पर का भी बेसिस निकालेंगे. ठीक है. क्योंकि देखा जाए तो नल स्पेस और W पर का जो डेफिनेशन है वो सेम ही है. सो इसलिए हम लोग नल स्पेस का जो बेसिस निकाले थे, जो प्रोसीड्यूर फॉलो करके, वो सेम प्रोसीड्यूर को फॉलो करके हमें W पर का भी क्या निकालेंगे? बेसिस निकालेंगे अभी. ओके. सो कैसे निकालेंगे देखो. सो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? we convert the augmented matrix into row reduced echelon form. तो क्या करेंगे? इसमें से जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा फ्रॉम दिस टू सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस, इसमें जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाएगा, वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग रो रिड्यूस एशेलियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करके हम लोग ट्राई करेंगे टू फाइंड अ बेसिस फॉर W पर. सो W पर का बेसिस निकालने का मतलब है नल स्पेस ए का बेसिस निकालना. सो इट्स एग्जैक्टली द सेम. ओके. सो क्या करेंगे अभी? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? सो जस्ट राइटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x1 x2 x3 x4 in row wise. So then we convert it to row reduced echelon form. So फर्स्ट रो में क्या रहेगा? वो कोफिशिएंट x1 x2 x3 x4 का 1 minus 5 then 2 and 3, right?
एंड नेक्स्ट रो में क्या रहेगा, वो x1 x2 x3 x4 का कंपोनेंट क्या है, 2 1 1 1 2 1 1 1 एंड पार्टीशन क्या होगा, 0 0 रह जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है, हमें रो रिडक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए सुइटेबल रो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राई टू फाइंड द बेसिस फॉर W4। ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अभी, सो फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री क्या है, हमें क्या गिवन है, ये 1 है, हम 1 मिल और मिलना चाहिए एक्विलिब्रियम फॉर्म के लिए, एक्विलिब्रियम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो यहाँ पे 1 प्रेजेंट ही है, सो हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सो 1 है ही। सो फर्स्ट रो में कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेना पड़ेगा अभी तक। ठीक है, तो 1 -5, सो सेम लिख लेंगे 0। सो नेक्स्ट इस लीडिंग एंट्री के नीचे, इस लीडिंग एंट्री के नीचे, तो 1 के नीचे 0 मिलना चाहिए हमें, तो यहाँ पे 2 मिला हुआ है। ठीक है, सो इस 2 को हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 को हमें 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, तो सुइटेबल रो ऑपरेशन क्या ले लेंगे, R2 - 2 R1 ले लेंगे। तो ये लेने से क्या मिलेगा हमें, 0 11 -3 -5 0 मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे अभी इसके बाद, सो ये और आप कर लेते हैं। सो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो ये तो मिल गया फर्स्ट लीडिंग एंट्री, और इसके नीचे 0 मिल गया। हमें सेकंड नॉन जीरो रो में भी हमें एक लीडिंग एंट्री, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट लीडिंग एंट्री 1 मिलना चाहिए। तो ये तो 0 है, उसके बाद 11 है। 11 में क्या, ये 11 जो है ये एलिमेंट है, इसके प्लेस में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो ये 1 लाने के लिए क्या करेंगे, अभी R2 को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा, 1 -3 2 3 है, तो 0, तो 0 1 -3/11 देन -5/11, तो ठीक से लिखना पड़ेगा, तो -3/11 देन -5/11 मिल गया। तो उसके बाद ये तो 0 ही रहेगा, तो कैसे मिला, R2 को 11 से डिवाइड करने से ये मिल गया। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो रो रिड्यूस एक्विलिब्रियम फॉर्म में लेने कन्वर्ट करने के लिए हमें जो लीडिंग एंट्री मिलता है, उनके नीचे ऊपर क्या मिलना चाहिए, नीचे और ऊपर में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। 1 के इस लीडिंग एंट्री के नीचे तो 0 है, और सेकेंड अगर हम लोग सेकेंड नॉन जीरो लीडिंग एंट्री को, दैट मीन्स इस 1 को हम लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसके ऊपर -5 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रो रिड्यूस एक्विलिब्रियम फॉर्म। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी R1 क्या कर देंगे, R1 + 5 R2 कर देंगे। तो क्या मिलेगा, तभी हम देखेंगे 1 0 मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा, 7/11 मिल जाएगा। उसके बाद ऐड करने से R2 + R1 + 5 R2 करने से 7/11 मिल जाएगा। उसके बाद 8/11 मिल जाएगा, और ये यहाँ पे 0 ही है, जो 0 ही मिलेगा। तो 0 नेक्स्ट क्या मिलेगा, 1 नेक्स्ट क्या मिलेगा, -3/11 एंड देन -5/11 हमें मिलेगा, और यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सो फाइनली वी हैव अचीव आवर रो रिड्यूस एक्विलिब्रियम फ्रॉम फॉर दिस मैट्रिक्स। तो क्या मिला, 1 0 7/11 8/11 0 0 1 -3/11 -5/11 and 0. Now the transform matrix equation is so पहले क्या था, पहले मैट्रिक्स इक्वेशन क्या था, 2 -5 2 3 2 2 1 1 1 x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 0 0, पहले ये था। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो W पार्ट में था, जो दो इक्वेशन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन जो था, तो दो जो इक्वेशंस था सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वो मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया, इस मैट्रिक्स को, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लेके, और ये 0 को ले लेके
हम लोगों ने पार्टीशन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया था, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है फॉर दिस टू सिस्टम, और उसको हम लोग रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिला हमें, 1 0 7 by 11 8 by 11 0 1 minus 3 by 11 minus 5 by 11 and 0 0, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल गया। सो इसके मिलने के साथ ही हम लोग क्या लिखेंगे, अभी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिख देंगे, क्योंकि इसको ही हम लोगों ने रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके ये मैट्रिक्स पाया है। ठीक है, सो मिला है, सो ये मैट्रिक्स मिला है, तो इसको हम लोग इसके प्लेस में लिख देंगे, तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाएगा। तभी तो क्या होगा, तो 1 0 7 by 11 8 by 11 0 1 minus 3 by 11 देन minus 5 by 11, सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x1 x2 ये तो सेम ही रहेगा, x3 x4, सो x बार का कंपोनेंट था, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 0 हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, सो ये सारा चीज तो समझ में आ गया। सो पहले भी कैसे करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं मैं समझा चुका हूँ, तो ये मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या मिलता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद ही हम लोग बेसिस कंस्ट्रक्ट करना है W पर्ब के लिए, दैट मीन्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए जो बेसिस W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए जो बेसिस कंस्ट्रक्ट करना है वो बेसिस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, और W पार्ट का मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बोला था, तो W पार्ट का और जो नल स्पेस का है, जो बेसिस का कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूर है, जो सेम ही है। ठीक है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A इज सेम एज W पार्ट। तो हमें अभी मल्टीप्लाई करने से देखो यहाँ पे ये जो 1 है और ये जो 1 है, ये पिवट पोजीशन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख लेते हैं x1 x2 x3 x4, अगर ये लिख लेते हैं तो देखो फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री है और इसको पिवट पोजीशन बोलते हैं, और सेकंड कॉलम में भी पिवट पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कॉलम में भी नॉन जीरो लीडिंग एंट्री है। ये दो हो गया पिवट पोजीशन वाला कॉलम, तो इसमें लीडिंग एंट्री मौजूद है, सो इसलिए x1 एंड x2 को हम बोलेंगे बेसिक वेरिएबल, राइट, बेसिक वेरिएबल्स। और ये जो थर्ड एंड फोर्थ कॉलम है, इसमें क्या है, लीडिंग एंट्री मौजूद नहीं है, तो पिवट पोजीशन नहीं है, सो इस दो वेरिएबल का नाम क्या रख देंगे, फ्री वेरिएबल। सो पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने, तो बेसिक एंड फ्री वेरिएबल क्या होता है, ये फ्री वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, फ्री वेरिएबल मिल गया, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक वेरिएबल को फ्री वेरिएबल्स के फॉर्म में हम लोग लिख के वो बेसिस हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सो बाय कंस्ट्रक्टिंग ए वेक्टर इक्वेशन we construct the basis for W verb, that means we construct for orthogonal complement, right? So पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स के साथ ये कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिलता है हम लोग देखेंगे। तो x1 प्लस 7 by 11 x3 प्लस 8 by 11 x4 इक्वल टू हमें 0 मिला है। और ये हम इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला ही थोड़ी देर पहले। सो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक वेरिएबल को फ्री वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, बेसिक वेरिएबल वी एक्सप्रेस द बेसिक वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स। सो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फ्री वेरिएबल क्या है, x3 और x4 है, सो इसलिए क्या लिखेंगे, x1 इक्वल टू -7 by 11 x3 एंड -8 by 11 x4 लिख लेंगे। ठीक है, अगर और नेक्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, x2 -3 by 11 x3 -5 by 11 x4, और यहाँ पे से हमें क्या मिलेगा, अगर हम क्या करें, बेसिक को फ्री वेरिएबल पे फॉर्म से एक्सप्रेस करें तो क्या मिलेगा, 3 by 11 x3 प्लस 5 by 11 x4 मिलेगा। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं, सो हमें आंसर मिल ही जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इक्वेशन। तो क्या मिलेगा, x1 x बार इक्वल टू क्या है, x1 x2 x3 x4 है। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x1 हमें क्या मिला,
x1 माइनस 7/11 मिला, x3 माइनस 8/11 x4 मिला, एंड x2 क्या मिला 3/11 x3 प्लस 5/11 x4 मिला, और x3 x4 सेम ही है क्योंकि ये फ्री वेरिएबल है, और इसको हम लोग थोड़ा सजा कर लिखते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग पहले x3 फैक्टर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तुम लोगों को मालूम ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो x3 को एक साइड पे रखते हुए और x4 को एक साइड में कलेक्शन करते हुए हम लोग लिखेंगे। अभी क्या है, लिखने से ऐसे लिखने से क्या मिलेगा, माइनस 7/11 x3 3/11 x3 x3 देन 0 प्लस क्या मिलेगा हमें a माइनस 8/11 x4 5/11 x4 देन व्हाट वी हैव 0 देन x4 मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, x3 और x4 को कॉमन ले लेंगे, ये दो कॉलम को फिर से ऐड करने से ये कॉलम ही मिल जाएगा, ठीक है। सो इसलिए इसे लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट करके वेरिएबल को लिख लिया। तो इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, मैं ऊपर में लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए ऊपर में लिख लेता हूँ। तो इसको ऊपर लिखने से क्या मिलेगा, तो x बार इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x1 x2 x3 x4 क्या मिलेगा हमें, x3 को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा, माइनस 7/11 3/11 1 0 प्लस क्या मिलेगा, x4 कॉमन ले लेने से क्या मिलेगा, इनसाइड ब्रैकेट माइनस 8/11 5/11 एंड 0 एंड 1 मिल जाएगा। And you can clearly see these two column vector is not dependent, these are linearly independent, so this will form a basis for W perf। तो क्या मिला हमें, x bar W perf is span of, क्या मिल गया, span of these two vectors। और कैसे लिखेंगे हम लोग, तो span of क्या मिला, these two vectors, since x bar is a linear combination of these two vectors, minus 7/11 3/11 1 0 and minus 8/11 5/11 0 and 1, so we can write W perf as span of, that means W perf is span of these two vectors, minus 7/11 3/11 1 0 and minus 8/11 5/11 and 0 and 1, right? So since x bar is a linear combination of these two vector, this one and this one, so we can write W perf as span of these two vector, ठीक है। So span of these two vector, and we can clearly see these two vectors are linearly independent, so the basis for W perf is equal to minus 7/11 3/11 1 0 and what we have, minus 8/11 5/11 0 and 1. So in this way we can find a basis for W perf. Okay, so I hope you can understand this concept. So in the next video we will discuss the remaining topics of unit 2. So for that, so thank you for visiting my channel. So share this channel and share the videos as much as you can, so that along with you the other student also can learn these topics in a better way. So thank you for visiting.